हेलो फ्रेंड्स और प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं दिल से माफी मांगना चाहूंगा कि 2-3 दिन से मैं वीडियो नहीं डाल रहा था क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी। अब उन सब चीजों से मैंने निपटारा पा लिया है। अब डेली की डेली वीडियो आया करेंगी, है ना। तो होपफुली आप लोग सभी अच्छा कर रहे हैं और आगे भी अच्छा करते रहेंगे। दोस्तों, आज का लेक्चर बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर हम समझने जा रहे हैं SN1 और SN2 रिएक्शन के बारे में। बिल्कुल डिटेल्ड डिस्कशन करूंगा, ठीक है। बस तुम्हें क्या करना है, तुम्हें वीडियो को लास्ट तक देखना है और वीडियो को लाइक करना है और प्यारे प्यारे कमेंट्स करके कमेंट सेक्शन में अपनी प्रेजेंस को दिखाना है, ठीक है दोस्तों। और एक बात और, जो नए बच्चे हमारे चैनल के ऊपर आ रहे हैं दोस्तों, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ज्यादा से ज्यादा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और उस बेल वाले आइकन को भी दबा देना ताकि तुम कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना करो हमारे चैनल के थ्रू, ठीक है। तो अब मैं बिना किसी देरी के हमारे इस टॉपिक को स्टार्ट करता हूं। टॉपिक का नाम है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि तुम देख सकते हो, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऐसी टाइप की रिएक्शंस होती है जिनमें कोई न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, सब्स्टिट्यूट करता है। किसको करेगा भाई साहब, हम हेलो एल्केन्स और हेलो एरेन्स पढ़ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है जो सबस्ट्रेट होगा उसमें हेलोजन ही होगा, है ना। तो जो न्यूक्लियोफाइल है हमारा, वो किसको रिप्लेस करेगा, किसको सब्स्टिट्यूट करेगा, हेलोजन को सब्स्टिट्यूट करेगा, ठीक है। तो सबसे पहली लाइन में तुम देख सकते हो, इन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ए न्यूक्लियोफाइल रिप्लेसेस द लिविंग ग्रुप एक्स इन एन हेलो एल्केन आर एक्स, है ना। किसी भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर एक न्यूक्लियोफाइल रिप्लेस करता है हेलोजन को, और जब वो हेलोजन को रिप्लेस करता है तो हेलोजन वहां पे बिहेव करता है एज ए लिविंग ग्रुप। लिविंग ग्रुप होते हैं बच्चों ऐसे ग्रुप या ऐसे एटम जो सबस्ट्रेट को छोड़कर चले जाते हैं, ठीक है। तुम्हें भी कोई ना कोई छोड़कर गया होगा, है ना। नहीं गया है अब बहुत अच्छी बात है दोस्तों। इसी चीज को हम थोड़ा सा आगे की तरफ लेकर चलते हैं, बीच बीच में ऐसे हंसी मजाक हम करते रहेंगे। देखो जी दोस्त, क्या चल रहा है। तो हमने पढ़ा, इन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ए न्यूक्लियोफाइल रिप्लेस द लिविंग ग्रुप एक्स इन एन हेलो एल्केन, है ना। और इसी के साथ साथ अगली लाइन में दे रखा है, द रिएक्शन फॉलोज टू मेजर मैकेनिज्म SN1 और SN2, ठीक है। जो ये रिएक्शन है सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये दो मैकेनिज्म के थ्रू चलती है। एक है हमारे पास SN1 और दूसरा हमारे पास मैकेनिज्म है SN2 रिएक्शन। बेसिकली ये बोर्ड के लिए इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि बस मैं तुमको क्या ही बता दूं, है ना। दोस्तों, प्लीज मेरी बात को गौर करना। वेरी 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 इंपॉर्टेंट भाई साहब। ये दोनों की दोनों रिएक्शन इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि तुम सोच नहीं सकते हो। बोर्ड में भर भर के इन रिएक्शनों से सवाल आए हुए हैं और तुम्हें इन दोनों रिएक्शनों को बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं अपने इस वीडियो लेक्चर के अंदर दोनों ही मैकेनिज्म को बहुत ही ज्यादा डिटेल के अंदर समझाने जा रहा हूं दोस्तों। तो लास्ट तक बने रहना, मैं अब भी कह रहा हूं, अगर लास्ट तक नहीं बने तो बहुत कुछ खोदोगे, पहले बता रहा हूं, ठीक है ना। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं दोनों मैकेनिज्म के टाइप्स के बारे में। तो सबसे पहला जो हमारे पास आता है वो आता है SN1 रिएक्शन, है ना। SN1 रिएक्शन का ही एक और नाम होता है बेटा यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यूनिमोलिकुलर का मतलब क्या है, यहाँ पे यूनिमोलिकुलर का मतलब है इस रिएक्शन के अंदर सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल का इन्वॉल्वमेंट रहेगा, ठीक है। जब हम इस रिएक्शन के रेट को देखने जाएंगे, केमिकल काइनेटिक्स तुम सभी ने पढ़ी होगी, जब भी किसी रिएक्शन का रेट लिखा जाता है जी,
रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के साथ। तो तुम देख सकते हो इस रिएक्शन का रेट कैसे लिखा जा रहा है, रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट इनटू में एल्काइल हैलाइड की मोलर कंसंट्रेशन, और इसकी जो पावर है वो 1 है। ठीक है, यहाँ पर तुम देख सकते हो इसकी जो पावर है वो क्या है, 1 ले रखी है दोस्तों। तो अब मैं तुमको समझा देता हूं कि यहाँ पर इस SN1 रिएक्शन का जो ऑर्डर रहेगा वो किसके बराबर रहेगा, वो 1 के बराबर रहेगा। ठीक है, वो 1 के बराबर रहेगा इस रिएक्शन का जो ऑर्डर रहेगा। ठीक है, आगे की तरफ चलते हैं, मैकेनिज्म की तरफ देखते हैं। देखिए जी, मैकेनिज्म क्या है, मैकेनिज्म है 3 स्टेप मैकेनिज्म। ठीक है, इस रिएक्शन में 3 स्टेप इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहला जो स्टेप है हमारा वो है आयोनाइजेशन, जो सबसे स्लोएस्ट स्टेप होता है, और केमिकल काइनेटिक्स कहता है कि किसी भी रिएक्शन में अगर कोई रिएक्शन बहुत सारे स्टेप्स के अंदर हो रही है और उस रिएक्शन के अंदर यदि कोई स्टेप स्लो है तो वही स्टेप क्या करेगा, उस रिएक्शन का रेट डिटरमाइन करेगा। ठीक है, तो हम इस स्लोएस्ट स्टेप को क्या बोलते हैं, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बोलते हैं। इस स्टेप के अंदर होता क्या है दोस्तों, इसमें हेट्रोलिटिक क्लीवेज होती है CX बॉन्ड की, और एक कार्बोकैटायन बनता है। अब मैं तुमको बता देता हूं हेट्रोलिटिक क्लीवेज क्या होती है। जैसा कि तुम लोग सब जानते हो, जो एल्काइल हैलाइड है उसका जो बॉन्ड होता है वो पोलर होता है। क्यों होता है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस होता है। इस एल्काइल ग्रुप का कार्बन और हेलोजन इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है ना। हेलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है और अल्काइल ग्रुप में जो कार्बन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, जिसकी वजह से इस बॉन्ड के अंदर प्रेजेंट जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ज्यादातर किसकी तरफ शिफ्टेड रहेंगे, हेलोजन की तरफ शिफ्टेड रहेंगे। और जब ये बॉन्ड टूटेगा तो ये जो कार्बन वाला इलेक्ट्रॉन है ये भी हेलोजन पर ही चला जाएगा। जब ये बॉन्ड टूटता है तो ये रिएक्शन का जो स्टेप होता है वो स्लोएस्ट स्टेप होता है, जिसमें हमारे पास क्या बनता है बेटा जी, प्रोडक्ट में कार्बोकैटायन, और हेलोजन जो है वो लिविंग ग्रुप बन के बाहर जा चुका होता है। ठीक है, तो होपफुली यहां तक समझ में आया। फर्स्ट स्टेप जो होता है वो आयोनाइजेशन स्टेप होता है। चलते हैं अगले स्टेप के ऊपर, जो कि हमारे पास है, दूसरा है न्यूक्लियोफिलिक अटैक। ठीक है, जैसे ही कार्बोकैटायन बनेगा बेटा जी, कार्बोकैटायन को देखकर न्यूक्लियोफाइल का जी ललचाएगा, इसकी जीभ लपलपाएगी। क्यों, न्यूक्लियोफाइल को क्या पसंद है, इलेक्ट्रोफाइल। जैसे वो गाना सुना है तुमने, बेबी को बेस पसंद है ना, ऐसे ऐसे ही न्यूक्लियोफाइल को क्या पसंद है बेटा जी, इलेक्ट्रोफाइल। तो यहां से न्यूक्लियोफाइल इस कार्बोकैटायन पे अटैक मारेगा, और ये जो स्टेप रहेगा ये बहुत ही फास्ट स्टेप रहेगा। ठीक है, और यहां से तुम देख सकते हो कि एल्काइल ग्रुप के साथ क्या जुड़ चुका है, न्यूक्लियोफाइल जुड़ चुका है। और जब ये न्यूक्लियोफाइल अपने इलेक्ट्रॉन से एल्काइल ग्रुप को देता है तो इसके ऊपर आता है बेटा जी पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, फिर जो हमारा थर्ड स्टेप होता है ना, थर्ड स्टेप होता है डीप्रोटोनेशन स्टेप। फास्टेस्ट स्टेप होता है ये भी। इसमें क्या होता है, जो न्यूक्लियोफाइल के अंदर प्रोटॉन होता है उसका लॉस होता है, ताकि न्यूक्लियोफाइल को न्यूट्रल किया जा सके और प्रोडक्ट को बनाया जा सके। ठीक है, तो थर्ड स्टेप में हम क्या करते हैं, एक बेस का इस्तेमाल करते हैं जो क्या करता है, इस न्यूक्लियोफाइल से जो हाइड्रोजन है उसको एक्सट्रैक्ट कर लेगा, और यहां से एक हमारे पास न्यूट्रल प्रोडक्ट देखने के लिए मिलेगा, है ना, और H प्लस यहां से रिलीज हो जाएगा। तो होपफुली तुम्हें यहां पर SN1 रिएक्शन की मैकेनिज्म बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आई होगी। ठीक है, अब कुछ और चुनिंदा बातें हैं जो हम आगे की तरफ डिस्कस करने जा रहे हैं। देखो बेटा जी, अब हम कुछ फीचर्स पढ़ने जा रहे हैं किसके, SN1 रिएक्शन के। तो सबसे पहला फीचर देखो, यूनिमोलिकुलर जो है ये रिएक्शन होती है। यूनिमोलिकुलर का मतलब होता है, अभी अभी हम रेट देख कर आए हैं, ये जो रेट होता है इस रिएक्शन का वो डिपेंड करता है सिर्फ एल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन के ऊपर। ठीक है, दूसरे अगर फीचर की मैं बात करूं तो है टू स्टेप मैकेनिज्म। यहाँ पर 2 स्टेप का मैकेनिज्म होता है विद एन इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन, और बीच में क्या बनेगा बेटा जी, कार्बोकैटायन। ठीक है, जो कार्बोकैटायन है ना भैया जी वो क्या है, अनस्टेबल इंटरमीडिएट है। यदि कार्बोकैटायन को कोई पॉसिबिलिटी दिखती है
अगर उसको कोई पॉसिबिलिटी दिखती है ज्यादा स्टेबल होने की, तो भैया जी कार्बोकैटायन उसको अचीव करने के लिए क्या दिखाता है, कुछ रीअरेंजमेंट्स दिखाता है। ठीक है, तो रीअरेंजमेंट भी पॉसिबल है। अभी मैं रीअरेंजमेंट के बारे में भी बात करूंगा वीडियो के एंड में। मैं यहाँ पर इस मैकेनिज्म के एंड में, सॉरी वीडियो के एंड में नहीं, मैकेनिज्म के एंड में मैं तुम्हारे सामने रीअरेंजमेंट की भी बात करूंगा कि किस तरीके से रीअरेंजमेंट पॉसिबल है और कौन कौन से रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। ठीक है, अगला देखिए जी, अगला जो हमारे पास फीचर है वो है फेवर्ड बाय पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स। जब भी SN1 रिएक्शन होगी तो सॉल्वेंट जो हम यूज करेंगे वो पोलर प्रोटिक यूज करेंगे। मतलब पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स ऐसे सॉल्वेंट होते हैं बेटा जी जो क्या दिखाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करते हैं, यानी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं। ऐसे सॉल्वेंट्स क्या कहलाते हैं, पोलर प्रोटिक कहलाते हैं। ठीक है, अगला जो फीचर है फेवर्ड बाय वीक न्यूक्लियोफाइल्स। वीक न्यूक्लियोफाइल्स का मतलब है बेटा जी यहाँ पर जो न्यूक्लियोफाइल होगा वो कैसा होगा, कवर्ड होगा। कवर्ड मतलब जिनके पास लोन पेयर होंगे, जैसे कि H2O है ना, खुद भी न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर सकता है। अल्कोहल है ना, अमोनिया है ना, अमाइंस, ये सभी के सभी कैसे हैं बेटा जी, इनके पास लोन पेयर्स हैं, है ना, चार्ज्ड नहीं है। चार्ज्ड होते तो ये कैसे कहलाते, नेक्ड न्यूक्लियोफाइल कहलाते। और इनके पास कोई चार्ज नहीं है तो ये कैसे न्यूक्लियोफाइल्स होंगे, कवर्ड न्यूक्लियोफाइल्स होंगे। तो ये दो चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम इसमें पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का यूज करते हैं। दूसरी बात, वीक न्यूक्लियोफाइल्स यानी कवर्ड न्यूक्लियोफाइल्स का हम क्या करते हैं, इसमें यूज करते हैं। ठीक है, अच्छा जी, अगले फीचर की बात करते हैं जो स्टेबिलिटी होती है ना, यानी मैं अल्काइल हैलाइड की बात करूं तो सबसे तेज रिएक्शन कौन दिखाएगा, टर्सरी अल्काइल हैलाइड सबसे तेज रिएक्शन दिखाएगा, फिर सेकेंडरी दिखाएगा और फिर सबसे लास्ट में प्राइमरी दिखाएगा इस रिएक्शन के लिए। ऐसा क्यों है सर, ऐसा इसलिए है बेटा जी क्योंकि टर्सरी अल्काइल हैलाइड जब इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा तो जो कार्बोकैटायन हमारे पास बनेगा वो टर्सरी कार्बोकैटायन बनेगा। ऐसे ही सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड जब इसमें यूज होगा तो वो सेकेंडरी कार्बोकैटायन बनाएगा। फिर उसके बाद यदि मैं प्राइमरी की बात करूं तो प्राइमरी जो अल्काइल हैलाइड है वो प्राइमरी कार्बोकैटायन बनाएगा। और तुम्हें पता होना चाहिए कि प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी कार्बोकैटायन में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होता है बेटा जी, टर्सरी कार्बोकैटायन होता है, फिर सेकेंडरी होता है, फिर प्राइमरी होता है। इसका मतलब है अगर मैं SN1 रिएक्शन की बात करूं, SN1 रिएक्शन का जो रेट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। बात समझना बेटा जी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस बात को बहुत गौर से समझना जो मैं समझाना चाह रहा हूं। यहाँ पर जो स्टेबिलिटी होती है कार्बोकैटायन की वो डिसाइड करती है कि SN1 रिएक्शन का रेट कैसा होगा। समझे कि नहीं समझे, ये इसका की फीचर है इस रिएक्शन का। होपफुली ये भी फीचर तुम्हें समझ में आया होगा। अगर मैं लास्ट फीचर की बात करूं तो यहाँ पर स्टीरियो केमिस्ट्री के बारे में बता रखा है। तो रेसिमाइजेशन होता है स्टीरियो केमिस्ट्री के अंदर, है ना, मतलब यहाँ पर कार्बोकैटायन बनता है। और कार्बोकैटायन कैसा होता है बेटा जी, मान लो यहाँ पर ये R1 है और ये R2 है और ये R3 है। ठीक है, और कार्बोकैटायन के ठीक जस्ट ऐसे परपेंडिकुलर p ऑर्बिटल होता है। ठीक है, और यहाँ पर होता क्या है बेटा जी, इस कार्बोकैटायन के अंदर जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करने की सोचता है तो न्यूक्लियोफाइल जब अटैक करेगा तो उसके 50% चांसेस होते हैं ऊपर से अटैक करने के और 50% चांस होते हैं नीचे से अटैक करने के। इक्वल अमाउंट में दो प्रोडक्ट देखने के लिए मिलते हैं और वो दोनों ही प्रोडक्ट एक दूसरे के एनेंशियोमर्स कहलाते हैं, मिरर इमेज होते हैं और नॉन सुपर इम्पोजेबल होते हैं, इसीलिए वो इनेंशियोमर्स होते हैं। अब दोनों इनेंशियोमर्स ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं लेकिन दोनों ही इनेंशियोमर एक ही रिएक्शन के अंदर बन रहे हैं तो जाहिर सी बात है हमारे पास मिक्सचर ऑफ इनेंशियोमर बनेगा। और वो जो मिक्सचर ऑफ एनेंशियोमर है उसी को ही बोला जाता है बेटा जी रेसिमिक मिक्सचर। ठीक है, और जो रेसिमिक मिक्सचर होता है ना वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। ठीक है, ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। अगर तुम्हें स्टीरियो केमिस्ट्री के अंदर बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है तो यहाँ तुम मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि सर हमें स्टीरियो केमिस्ट्री नहीं आती है,
कृपया करके आप हमारे लिए स्टीरियो केमिस्ट्री के ऊपर भी वीडियोस लेकर आओ। तो मैं जरूर तुम्हारे लिए वीडियोस जरूर लेकर आऊंगा। बस तुम्हें क्या करना है, कमेंट करके मुझे बताना है कि तुम्हें आती है या नहीं आती है। ठीक है, चलो जी, बहुत बढ़िया। अगर मैं आगे की तरफ चलूं तो ऑर्डर ऑफ एक्टिविटी की बात कर लेते हैं। देख लो, टर्सरी अल्काइल हैलाइड सबसे तेज, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, फिर मिथाइल, क्योंकि यहाँ पर कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी हमें देखनी होती है। ठीक है, तो ये याद रखना, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है भैया जी। रेट के बारे में तुम्हें आना ही आना चाहिए। बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं रेट से। ठीक है, तो टर्सरी का सबसे ज्यादा, फिर सेकेंडरी का, फिर प्राइमरी का, और फिर सबसे कम जो होता है वो मिथाइल दिखाता है। ठीक है, एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखो, तुम्हारे लिए मैंने एग्जाम्पल भी लिया है। हाइड्रोलिसिस ऑफ टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड इन वाटर। मैंने यहाँ पर टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड लिया है और उसको वाटर के साथ रिएक्शन करवाई है। तो यहाँ पर तुम देख सकते हो, Cl को किसने रिप्लेस कर दिया है, OH ने रिप्लेस कर दिया है, और यहाँ से HCl बाहर निकल रहा है। तो यहाँ पर हमने जो सोलवेंट लिया है वो कैसा लिया है, पोलर प्रोटिक सोलवेंट लिया है। ठीक है, पोलर प्रोटिक सोलवेंट लिया है, और न्यूक्लियोफाइल भी कैसा है, वाटर ही बिहेव कर रहा है एज ए न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल भी कैसा है, कवर्ड न्यूक्लियोफाइल है। बात करते हैं बेटा जी इस रिएक्शन के एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम की, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो तुम देख सकते हो यहाँ पर एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, यानी ये जो ग्राफ है हमारे पास एनर्जी और रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स का, SN1 रिएक्शन के लिए कुछ इस प्रकार का आता है। सबसे पहले तुम देख सकते हो यहाँ कुछ क्या रही होगी, अल्काइल हैलाइड की एनर्जी रही होगी। जब ये रिएक्शन चलती है तो यहाँ पर ये पहली पीक आती है, जिस पर ट्रांजिशन स्टेट फर्स्ट बनती हुई दिखाई देती है, जिसमें जो ये जो अल्काइल हैलाइड का RX के बीच का जो बॉन्ड है ये टूटता है। जैसे ही टूटता है तो रिएक्शन नीचे की तरफ जाती है, क्योंकि जो कार्बोकेटाइन बनेगा हमारे पास वो कुछ ना कुछ स्टेबल ही बनेगा। ठीक है, इसलिए एनर्जी कम होती है। फिर उसके बाद न्यूक्लियोफाइल अटैक मारता है और ट्रांजिशन स्टेट दूसरी बनती हुई दिखाई देती है, क्योंकि उसमें हमारे पास क्या बन रहा होगा, न्यूक्लियोफाइल और कार्बन के बीच में बॉन्ड बन रहा होगा। तो ये ट्रांजिशन स्टेट सेकंड दिखती है, और उसके बाद ये एनर्जी प्रोफाइल नीचे की तरफ आती है, क्योंकि जो हमारे पास प्रोडक्ट बन रहा है वो स्टेबल बन रहा है। बात समझे कि नहीं समझे? तो ये तुम्हारे सामने जो मैंने ग्राफ दिखाया है, ये SN1 रिएक्शन का क्या है बेटा जी, ग्राफ है। ठीक है, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम है। ठीक है, और ये भी बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर कोई बच्चा जेई और नीट की तैयारी कर रहा है तो उस बच्चे को ये ग्राफ आना चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं तुम्हारे पास, ये जो कार्बोकेटाइन की इंटरमीडिएट की जो यहाँ पर हमारे पास ये जो क्या बोलते हैं इसको, डेप्थ है ना, ये जो हमारे पास क्या ये वैली आई है, वैली बोलते हैं इसको, दो पहाड़ों के बीच में वैली होती है ना। अब ऐसे ही मान लो ये रिएक्शन इस तरीके से और चलती और एक वैली और बन जाती है यहाँ पर, तो यहाँ पर दूसरा कार्बोकेटाइन बनता है ना, इंटरमीडिएट। ट्रांजिशन स्टेट्स हमेशा ऊपर चोटियों पे रहेंगी, और नीचे की तरफ कौन रहेगा, इंटरमीडिएट रहेगा। ठीक है, इस तरीके से ये रिएक्शन चलती है। तो होपफुली इस चीज से तुम्हें बहुत बढ़िया तरीके से क्या समझ में आया होगा बेटा, SN1 रिएक्शन समझ में आया होगा। हमने हर एक चीज यहाँ पर क्या करी है, डिस्कस करी है SN1 रिएक्शन के बारे में। देखो, सबसे पहले हमने इसके रेट के बारे में देखा, ऑर्डर देख लिया, फिर इसका मैकेनिज्म देख लिया कि 3 स्टेप का होता है, फिर इस रिएक्शन के फीचर्स देख लिए, फिर इस रिएक्शन में ऑर्डर जो है रिएक्टिविटी का वो देख लिया हमने, है ना। फिर उसके बाद एग्जाम्पल देखा, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम देखा है हमने। ठीक है, अब मैं तुमको थोड़ा-सा यहाँ पर बता देता हूँ कि SN1 रिएक्शन को याद रखने की टिप क्या है। SN1 रिएक्शन को याद रखने की टिप है स्प्लिट फर्स्ट देन अटैक, और ये रिएक्शन चलती है वाया कार्बोकेटाइन। पहले बांटो, उसके बाद अटैक करो, है ना। जैसे अंग्रेजों ने हमारे ऊपर किया था ना। अब जैसे मैं अगर बात करूँ, कहना नहीं चाहिए मेरी वीडियो में, लेकिन बीजेपी सरकार यही कर रही है। बीजेपी सरकार ने पहले क्या किया, हिंदू मुस्लिम को डिवाइड कर दिया, स्प्लिट कर दिया, हमारे बीच में लड़ाई करवा दी हिंदू मुस्लिम करके, और फिर हमारे ऊपर ही अटैक करने लग रही है बार बार, है ना। तो तुम ऐसे याद रख सकते हो, स्प्लिट फर्स्ट देन अटैक। ठीक है, ये SN1 रिएक्शन के लिए मैंने तुमको बताया है। बात कर लेते हैं कुछ रीअरेंजमेंट्स की। देखो, रीअरेंजमेंट्स की अगर मैं बात करूं तो कार्बोकेटाइन के अंदर कैसे कैसे रीअरेंजमेंट हमें देखने के लिए मिल सकते हैं। सबसे पहले हमें देखने के लिए मिल सकता है बेटा कुछ शिफ्ट के बारे में।
ठीक है। शिफ्ट होना, शिफ्ट कैसी कैसी हो सकती है, देखो शिफ्ट हो सकती है बेटा जी तीन प्रकार की। एक हो सकती है 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। ठीक है। इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो लेकर आऊंगा तुम्हारे लिए समझाने के लिए, पूरे जो रीअरेंजमेंट है कार्बोकेटाइन का उसके लिए अलग से वीडियो आएगी, है ना। अगली हमारे पास जो शिफ्ट आती है वो आती है 1,2 मिथाइल शिफ्ट। ठीक है। अभी मैं यहाँ पे कोई इनका डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा हूँ। फिर अगली जो शिफ्ट आती है हमारे पास वो आती है 1,2 फिनाइल शिफ्ट। ठीक है। तो ये तीन प्रकार की शिफ्ट दिखा के कार्बोकेटाइन क्या कर सकता है बेटा जी, अपने आप को स्टेबल कर सकता है। दूसरी और चीजें क्या कर सकता है कार्बोकेटाइन, है ना। अगर कार्बोकेटाइन किसी रिंग के अंदर है ना, तो वहां पर दो चीजें हो सकती है ना। क्या हो सकता है, या तो रिंग का एक्सपेंशन हो सकता है, रिंग जितनी छोटी है वो छोटी से बड़ी बन सकती है, हायर मेंबर में कन्वर्ट हो सकती है। मतलब अगर 3 मेंबर की है तो 4 में कन्वर्ट हो गई, 4 की है तो 5 में कन्वर्ट हो गई, 5 की है तो 6 में कन्वर्ट हो गई, इस तरीके से। और दूसरे तरीके का जो रिंग के साथ हो सकता है वो हो सकता है रिंग कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है। रिंग कॉन्ट्रैक्शन, तो रिंग कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या है, कोई 6 मेंबर की है तो 5 में कन्वर्ट हो गई, 5 की है तो 4 में, 4 की है तो 3 में, ना इस तरीके से चलता है। तो ये दो चीज दिखाकर, क्या क्या, एक तो शिफ्ट दिखाकर और एक रिंग के अंदर एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन दिखाकर कोई भी कार्बोकेटायन अगर लेस स्टेबल है तो वो किस में कन्वर्ट हो सकता है बेटा जी, मोर स्टेबल में कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है। और ऐसा किस लिए करता है, अगर कोई कार्बोकेटायन हमारे पास मान लो प्राइमरी है और यदि वो ऐसा करने से सेकेंडरी बन रहा है तो भी ये चीजें देखने के लिए मिलेगी। यदि कोई कार्बोकेटायन सेकेंडरी है और यदि वो टर्सरी बन सकता है, ऐसा दिखाने के लिए भी ये दो चीजें कार्बोकेटायन कर सकता है अगर उसके पास पॉसिबिलिटी है तो। ठीक है। होपफुली बहुत बढ़िया तरीके से ये चीजें समझ में आई होंगी। रीअरेंजमेंट के लिए मैं तुम्हारे लिए अलग से वीडियो बना दूंगा। ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसी रिएक्शन के दूसरे टाइप के मैकेनिज्म, यानी SN2 रिएक्शन की। देखो बेटा जी, SN1 रिएक्शन में पहले स्टेप में जो हेलोजन है वो लिविंग ग्रुप बन के भाग रहा था, है ना। उसके बाद न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा था। मतलब यहाँ पर जो रेट है वो न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, सिर्फ और सिर्फ अल्काइल हैलाइड के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, जिसकी वजह से इस रिएक्शन का जो ऑर्डर आता है वो 1 आता है। अगर मैं बात करूं SN2 रिएक्शन की, SN2 रिएक्शन में क्या होता है बेटा जी, SN2 रिएक्शन के अंदर जो हमारे पास ये रिएक्शन होती है इसका नाम होता है बायमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बायमोलिकुलर का मतलब है यहाँ पर दो सबस्ट्रेट का इन्वॉल्वमेंट होने वाला है। तो यहाँ पर होता क्या है, द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट एंड न्यूक्लियोफाइल। मतलब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एक न्यूक्लियोफाइल होगा, जरा ध्यान से देखो ये रहा, और वो न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा बेटा जी, अल्काइल हैलाइड के कार्बन पे बैक साइड से अटैक करेगा। जैसे ही वो यहाँ पर अटैक करेगा तो हेलोजन क्या करेगा, यहाँ से लिविंग ग्रुप बन के भागेगा। जैसे ही ऐसा कुछ होगा तो यहाँ पर बीच में एक ट्रांजिशन स्टेट बनेगी जो इन्होंने नहीं दिखाई है, मैं दिखा देता हूं। ठीक है। तो देखो जरा ध्यान से, यहाँ पर बीच में एक इस तरीके की ट्रांजिशन स्टेट बनती हुई दिखाई देती है। यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पे मैंने आर को दिखा दिया है, ये हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है, और इधर से ये हेलोजन है। ठीक है। तो ये बॉन्ड बन रहा होगा तो मैंने एफ लिख दिया फॉर्मेशन, ये बॉन्ड टूट रहा होगा तो मैंने बी लिख दिया यानी ब्रेकडाउन। तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार की हमारे पास ट्रांजिशन स्टेट बनती हुई दिखाई देती है, जिसकी ज्योमेट्री टीबीपी लाइक होती है, यानी ट्रायगोनल बाइपिरामिडल होती है। फिर उसके बाद ये बॉन्ड कंप्लीटली टूट जाता है हेलोजन का, और हेलोजन एज ए लिविंग ग्रुप बाहर हो जाता है और न्यूक्लियोफाइल उसके साथ जुड़ जाता है कार्बन के साथ। तुम देख सकते हो इस तरीके से यहाँ पर रिएक्शन होती है। तुमने इस रिएक्शन में देखा कि जब न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं करेगा तक हेलोजन बाहर नहीं जाएगा। तुम देख सकते हो यहाँ पर, जब तक न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं करेगा तब तक हेलोजन बाहर नहीं जाएगा। इसीलिए यहाँ पर जो रेट है इस रिएक्शन का वो एल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन पर भी डिपेंड कर रहा है और न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन पर भी डिपेंड कर रहा है, और दोनों की पावर क्या होती है यहाँ पर 1-1 होती है। ठीक है। इसीलिए इस रिएक्शन का जो ओवरऑल ऑर्डर होता है अकॉर्डिंग टू केमिकल काइनेटिक्स वो कितना होता है, 2 होता है। तो तुम्हें अगर तुम्हारे पास ये ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए कि बता SN1 रिएक्शन का ऑर्डर क्या होता है या SN2 रिएक्शन का ऑर्डर क्या होता है, तुम यहाँ से
बता सकते हो कि SN1 रिएक्शन का ऑर्डर 1 होता है और SN2 रिएक्शन का ऑर्डर 2 होता है। ठीक है, तो चलते हैं इस रिएक्शन के फीचर्स की तरफ। बहुत बढ़िया, देखो जी आ जाओ, बहुत बढ़िया तरीके से समझेंगे। देखो पहला फीचर है बायमोलिकुलर रिएक्शन होती है, क्योंकि एल्काइल हैलाइड और न्यूक्लियोफाइल दोनों की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। ठीक है, अब ये जो रिएक्शन होती है ये वन स्टेप मैकेनिज्म की होती है, यानी कंसर्टेड मैकेनिज्म होता है। कंसर्टेड मैकेनिज्म का मतलब सब कुछ एक साथ हो रहा होगा, मतलब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा साइमल्टेनियसली, उसी समय हेलोजन छोड़कर भागेगा एज ए लिविंग ग्रुप, है ना। यहाँ पर कोई इंटरमीडिएट नहीं बनता है, जिसकी वजह से यहाँ पर कोई रीअरेंजमेंट देखने के लिए नहीं मिलता है। बात को समझना, SN1 रिएक्शन में कार्बोकैटायन बन रहा था, इंटरमीडिएट था तो रीअरेंजमेंट पॉसिबल था। यहाँ कोई कार्बोकैटायन नहीं बनता है, जिसकी वजह से यहाँ पर हमें किसी प्रकार का कोई रीअरेंजमेंट देखने के लिए नहीं मिलता है। ठीक है, अगला फीचर है हमारे पास फेवर्ड बाय पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट्स। ऐसे सॉल्वेंट्स जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं दिखाते हैं, ऐसे सॉल्वेंट्स हम यहाँ पर क्या करते हैं, लेते हैं। ठीक है, जैसे DMSO है, एसीटोन है, और भी एग्जाम्पल मैं लिख देता हूँ, DMF है ना। हाँ, इस तरीके के हम सॉल्वेंट यहाँ पर क्या करते हैं बेटा जी, यूज करते हैं। ठीक है, सॉरी। फिर फेवर्ड बाय स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल्स का मतलब है ऐसे न्यूक्लियोफाइल जो नेक्ड होंगे। नेक्ड कैसे हो सकते हैं, जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज दिखाई देगा, है ना। जैसे कि CN नेगेटिव, OH नेगेटिव, OR नेगेटिव, NH2 नेगेटिव, है ना। इस तरीके के न्यूक्लियोफाइल जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, इस तरीके के न्यूक्लियोफाइल हम यहाँ पर क्या करेंगे बेटा जी, यूज करेंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि किस तरीके से फेवर होगा। तो यहाँ पर मिथाइल सबसे ज्यादा रिएक्शन दिखाएगा, फिर प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, और सबसे लास्ट में टर्सरी है। ऐसा क्यों है बेटा जी, ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ पर तुम देख सकते हो कि जो मैकेनिज्म मैंने तुमको ऊपर दिखाया है, ये रहा, ये रहा, ये जो न्यूक्लियोफाइल है हमारे पास, जो अटैक मार रहा है, यहाँ पर ये न्यूक्लियोफाइल जो अटैक मार रहा है, ये बैक साइड से मार रहा है। अब इस बैक साइड के एरिया में जितना कम रिपल्शन होगा, जो इस न्यूक्लियोफाइल को कम रिपेल करेगा, ये न्यूक्लियोफाइल उतना ही आराम से अटैक मार पाएगा। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जो मिथाइल है, मिथाइल हैलाइड हम ले रहे हैं, उसमें सबसे कम रिपल्शन होता है, तो अटैक की पॉसिबिलिटी उतनी ही ज्यादा है। प्राइमरी के अंदर यहाँ पर एक ही अल्काइल ग्रुप होता है, तो थोड़ा सा ये रिपेल करेगा, इसीलिए इसकी रेट मिथाइल एलाइड से कम हो जाती है। यदि मैं यहाँ पर सेकेंडरी अल्काइल एलाइड ले लूं, मतलब दो अल्काइल ग्रुप ले लूं, तो इस न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने में थोड़ी और समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। यदि मैं इस अल्काइल एलाइड को टर्सरी ले लूं, तो भैया जी फिर टर्सरी के केस में तो तीनों के तीनों आर ग्रुप क्या करेंगे, बहुत भयंकर रिपल्शन लगाएंगे इस न्यूक्लियोफाइल के, अटैक नहीं मारने देंगे। ठीक है, इसका मतलब है यहां से मैं एक स्टेटमेंट पास कर सकता हूं कि जो रेट है SN2 रिएक्शन का, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, स्टीरिक हिंड्रेंस के। ठीक है, स्टीरिक हिंड्रेंस मतलब होती है धक्का मुक्की, तो जितनी कम धक्का मुक्की होगी, रेट उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, होपफुली तुम्हें ये चीज भी बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आई होगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ऑर्डर का तुम याद रख सकते हो। देखो आमने सामने है, ये SN1 का है और ये SN2 का है। ठीक है, तो मिथाइल हैलाइड सबसे तेज, फिर अल्काइल हैलाइड, फिर सेकेंडरी, और फिर लास्ट में सबसे टर्सरी है। ठीक है, तो तुम देख सकते हो एग्जाम्पल मैंने तुम्हारे सामने लिया है, यहाँ पर प्राइमरी अल्काइल हैलाइड लिया है, यानी ब्रोमोइथेन लिया है, और इसको OH नेगेटिव के साथ एसीटोन की प्रेजेंस में रिएक्ट करवा रहा हूँ, है ना। पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है और नेक्ड न्यूक्लियोफाइल है, तो रिएक्शन कौन सी होगी, कौन से मैकेनिज्म के थ्रू चलेगी, SN2 मैकेनिज्म के थ्रू चलेगी। तो तुम आगे यहाँ पर देख सकते हो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। ठीक है, इस रिएक्शन का तो कैसा है, यहाँ पर ये अल्काइल हैलाइड की एनर्जी रही होगी। ये रिएक्शन जैसे ही आगे की तरफ चलेगी तो बीच में ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, कोई इंटरमीडिएट नहीं बनेगा, तो ये सीधा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो एक ही ट्रांजिशन स्टेट देखने को मिलती है, इसीलिए इस रिएक्शन की एक ही चोटी होती है। SN1 रिएक्शन में दो चोटियां देखने के लिए मिलती थी, क्योंकि वहां पर दो ट्रांजिशन स्टेट और एक इंटरमीडिएट बन रहा था। ठीक है जी, तो बहुत बढ़िया तरीके से तुम्हें SN1 और SN2 रिएक्शन समझ में आई होगी, है ना। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और बता देता हूं, यहाँ पे देखो SN2 रिएक्शन को याद करने का मतलब क्या है, अटैक फर्स्ट देन स्प्लिट, पहले अटैक करो बाद में बांटो।
ठीक है? ये है कंसर्टेड मैकेनिज्म में चलती है। SN1 की स्प्लिट फर्स्ट देन अटैक, SN2 में अटैक फर्स्ट देन स्प्लिट, है ना? ये कंसर्टेड मैकेनिज्म में है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और यहाँ पर बता देता हूँ मैं तुम्हें, लास्ट में मैंने लिख रखे हैं, ठीक है? देखो, बोथ SN1 एंड SN2 आर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दोनों की दोनों न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। न्यूक्लियोफाइल आएगा और हेलोजन को बाहर निकाल देगा। दूसरे पॉइंट में मैंने बताया है चॉइस ऑफ मैकेनिज्म डिपेंड्स ऑन सबस्ट्रेट, न्यूक्लियोफाइल एंड सॉल्वेंट। कौन से मैकेनिज्म के थ्रू ये रिएक्शनें चलेंगी? भाई कोई भी रिएक्शन है वो SN1 के थ्रू जाएगी या SN2 के थ्रू जाएगी, तो ये चीजें कौन डिसाइड करता है? सबस्ट्रेट डिसाइड करता है। हम देख के आए हैं प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, है ना? और न्यूक्लियोफाइल डिसाइड करेगा, ठीक है, और सॉल्वेंट डिसाइड करेगा। ये तीन चीजें मिलकर डिसाइड करती है कि SN1 के थ्रू चलेगी कि SN1 के थ्रू चलेगी, है ना? फिर अगले पॉइंट में मैंने बताया है कि टर्सरी हैलाइड सबसे जो होते हैं वो SN1 रिएक्शन को प्रीफर करते हैं। मिथाइल और प्राइमरी हैलाइड्स होते हैं वो SN2 को प्रीफर करते हैं, ठीक है? स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल और एप्रोटिक सॉल्वेंट एंड लेस स्टीरिक हिंड्रेंस फेवर्स SN2 रिएक्शन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जिनके थ्रू तुम क्या कर सकते हो, चीजों को याद कर सकते हो। होपफुली मेरी वीडियो आज की बनाई हुई तुम्हारे लिए इतनी शानदार मैंने वीडियो बनाई है दोस्तों। अब लास्ट में सुनते जाओ मेरी बातों को। इतने शानदार तरीके से मैंने चीजों को यहाँ पे डिस्क्राइब किया है। प्लीज प्लीज लाइक और शेयर में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। नए बच्चे हो सब्सक्राइब कर लेना। और भी इसी तरीके की वीडियोस में लेकर आ रहा हूं। मैं पूरी मेहनत कर रहा हूं तुम लोगों के लिए। तो दोस्तों प्लीज प्लीज प्लीज, है ना, सपोर्ट करो, प्लीज सपोर्ट करो, है ना? अच्छे अच्छे कमेंट्स, अच्छे अच्छे शेयर से, है ना? अपने दोस्तों को रिकमेंड करो चैनल को। अपने रिश्तेदारी में कोई बच्चा पढ़ रहा है, तुम्हारा कोई कजन है, उसको शेयर करो कि देखो भैया जी ये हमारे टीचर हैं, ये हमें पढ़ाते हैं, इनकी वीडियोस देखो, तुम्हें बहुत अच्छे से समझ में आएगा, है ना? तो दोस्तों सपोर्ट करो। जितना ज्यादा सपोर्ट करोगे उतना ही ज्यादा मोटिवेशन मिलता है और उतना ही बढ़िया काम करने का मन करता है, ठीक है? एम करते हैं इस वीडियो के ऊपर 40 लाइक्स का और लगभग लगभग 30 कमेंट्स का, ठीक है? और वीडियो को लास्ट तक देख रहे हो तो थैंक यू सो मच, है ना? और एक लास्ट में देखो, क्विक कंपैरिजन भी मैंने तुमको यहाँ पर दे रखा है, तो तुम इसका स्क्रीनशॉट लेकर यहाँ से रिवाइज कर सकते हो पूरी SN1 और SN2 रिएक्शन। देखो कितने बढ़िया तरीके से मैंने तुम्हें रीअरेंज करके दी है सारी की सारी चीजें। तो दोस्तों प्लीज, बहुत मेहनत लगी है इस पूरे चार्ट को बनाने में, है ना? बहुत ज्यादा मेहनत लगी है भाई। मतलब ऐसे ही मत समझ लेना कि भैया ऐसे ही बनाया है। पूरा का पूरा मतलब रात भर लगा रहा था तब जाकर ये चीजें बनी है ना? समझाने का तरीका भी मैंने बहुत इजी वे में लिया है। होपफुली समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। के लिए सब्बा खैर, जय हिंद, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट। जब भी मेरी वीडियो देख रहे हो, लव यू ऑल, थैंक यू।